नज़ीर, ईरान और इजराइल की जंग दोबारा शुरू हो सकती है और इस वक्त आलमी सतह के पर दो बड़े इवेंट्स हो रहे हैं। एक तरफ नेटो का इजलास हुआ है और दूसरी तरफ जो है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन उसकी मीटिंग जारी है, जिसमें ईरान और रशिया के डिफेंस मिनिस्टर पहुंचे हैं। ईरान, रशिया और चाइना के जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं उनकी एक ट्रायलेटरल मीटिंग हुई है और इस मुलाकात को अहम तरीन नजर के साथ जब देखा जा रहा है। यहां पर नाज़रीन अब जंग के बारे में दोबारा खबरें आ रही हैं कि इजराइल और ईरान की जंग जब दोबारा शुरू हो सकती है, यानी कि इजराइल दोबारा से ईरान के ऊपर जब वो हमला कर सकता है। नेतन्याहू के ताजा बयान में नेतन्याहू ने ईरानी फौज को कहा है कि वो बगावत कर दे ईरानी गवर्नमेंट के खिलाफ, और इस बयान से इजराइल की शिकस्त बिल्कुल वाज़ेह है, क्योंकि कल से ये मंत्रा पढ़ रहे थे कि हम तो वहां पर रिजीम चेंज के लिए गए ही नहीं थे। आज नेतन्याहू का ये बयान कि ईरानी गवर्नमेंट के खिलाफ जब वो फौज बगावत कर दे तो ये बिल्कुल वाज़ेह है कि इनका असल मकसद वहां पर रिजीम चेंज था और इसके ऊपर कोई बहस करने की जरूरत ही नहीं है। ये बिल्कुल वाज़ेह है। पहले ही दिन जो इजराइल ने वहां पर हमला किया, नेतन्याहू ने ईरानी अवाम को कहा कि वो बगावत कर दे, अब ईरानी फौज को कह रहा है कि वो बगावत कर दे। तो ये बंदा जो है, ये बंदा ना सिर्फ इस रीजन के लिए खतरनाक है बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। और अब आप जरा अंदाजा करें कि इजराइल ने ईरान के ऊपर मिलिटरीली हमला किया, यानी इस दुनिया के अंदर इससे बड़ी कोई चीज होती नहीं है कि कोई फौज जो है वो दूसरी नेशन के ऊपर जो है वो हमलावर हो जाए। मिसाल के तौर पर देखिए, ईरान है, ईरान की गवर्नमेंट को ये तस्लीम नहीं करते और ईरान की गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने के लिए, पूरे मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए इन्होंने सैकड़ों नहीं शायद हजारों तरीके इस्तेमाल किए होंगे, यानी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाकर, यानी कि डिफरेंट तरीके से अपराइजिंग करवा के, यानी कि अपोजिशन को खरीद कर, यानी कि 100 तरीके हजारों होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं किसी भी मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए। अपने बंदों को वहां पर मुख्तलिफ जगहों पर लाया जाता है, उनकी इकोनॉमी को डिस्टर्ब किया जाता है, उनकी सोसाइटी को डिस्टर्ब किया जाता है। ये सारे तरीके उन्होंने इन तमाम सालों के अंदर इस्तेमाल किए हैं और जब ये फेल हो गए तो अल्टीमेटली जाकर इन्होंने फौज के साथ जो है वो हमला कर दिया, मिलिटरीली जाकर ईरान के ऊपर हमला कर दिया। यानी इस दुनिया में इससे आखिरी हद कोई नहीं होती है कि इसके बाद भी कोई चीज थी जो होनी थी ईरान के साथ। ये आखिरी चीज थी कि ईरान के ऊपर मिलिटरीली जाकर हमला करके वहां पर रिजीम चेंज की जाए, जैसे कि इराक में हुआ, जैसा कि अफगानिस्तान में हुआ और वहां पर सद्दाम हुसैन को और यहां पर तालिबान को हटाकर अपनी गवर्नमेंट वहां पर लगाई गई। तो ये ईरान के साथ हुआ, यानी ये इस दुनिया में आखिरी सतह की चीज थी जो इजराइल ने की और इसमें वो फेल हुआ। और ये फेलियर बहुत बड़ा फेलियर, सारी बात है, ये इनसे कबूल नहीं हो रहा कि ये फेल हो गए। 40 साल नेतन्याहू ने जंग की तैयारी की और ईरान के हाथों जो है उसको इबरतनाक शिकस्त हुई है, जिसके साथ रीजन में एक नई इक्वेशन भी पैदा हो गई है, रीजन के अंदर बाकायदा एक नई इक्वेशन पैदा हो गई है। तो ये सारी बात है कि इनकी एरोगेंस को वो कबूल नहीं है, तो अब ये दोबारा धमकियां दे रहे हैं। ईरान कह रहा है कि वो पूरी तरह से तैयार है। तो ये सारी डेवलपमेंट आपके सामने रखेंगे और आगे क्या होने जा रहा है, कुछ गैर मामूली चीजें आपके सामने रखेंगे। और यूएई के जो सदर हैं वो पहुंचे हैं कतर। अच्छा, अब नाज़रीन बात यह है कि ट्रंप ने जो ताज़ा तरीन स्टेटमेंट दी है, जिसके बाद काफ़ी हलचल है। ट्रंप ने कहा है कि ये जंग दोबारा से शुरू हो सकती है। आपको याद होगा कि ट्रंप जब ये सीजफायर हुआ था गजा का, और फिर ट्रंप के ऐसे बयान आना शुरू हो गए थे कि गजा का सीजफायर पता नहीं रहेगा नहीं रहेगा, इस तरह की बातें इसने शुरू कर दी थी। तो अब जरा इसका ताज़ा तरीन कुछ मिनट पहले जो बयान आया है, द कन्फ्लिक्ट बिटवीन इजराइल एंड ईरान मे इरप्ट अगेन परहैप्स सून। ईरान और इजराइल की जंग दोबारा शुरू हो सकती है, परहैप्स सून, वेरी, यानी जल्दी जल्दी किसी भी वक्त जो है वो इनकी जंग जो है वो दोबारा शुरू हो सकती है। ऐसा ट्रंप का नाज़रीन जो बयान है ईरान के हवाले से, उसको इस अंदाज से सबसे पहले देखना चाहिए कि ये सिर्फ ट्रंप की जानिब से एक ये है कि वो प्रेशर बरकरार रखना चाहता है, क्योंकि ईरान और अमेरिका के साथ निगोशिएशंस दोबारा से शुरू हो जाए तो ईरान जो है वो जंग में से फातेह होकर आ रहा है। तो अब ये ट्रंप दोबारा से बस यही मंत्रा उसने शुरू कर दिया कि पता नहीं दोबारा तुम्हारे ऊपर हमला हो जाए। तो ये सिर्फ ईरान को एक प्रेशराइज करने की कोशिश है जो ये ट्रंप ने ये बात की है। और साथ इजराइल शुरू हो गया, तो इसका दूसरा एंगल ये है, यानी ट्रंप का एंगल ये है कि वो प्रेशराइज रखना चाहता है ईरान को और मिडिल ईस्ट को भी, अरबों को भी, कि देखो देखो जब वो दोबारा तुम्हारे यहां जंग छेड़ सकती है। और इजराइल ने दोबारा से कहना शुरू कर दिया। तो उसमें इंपॉर्टेंट बात ये समझे कि देखिए, इजराइल को शिकस्त हुई है, लेकिन इजराइल तो नहीं कहता कि उसको शिकस्त हुई है। जापान और अमेरिका की जंग हुई, जापान शिकस्त खा गया और उसने शिकस्त तस्लीम कर ली। इस्टेब्लिश हो गया कि जापान इसमें हार गया है, उसने सरेंडर डॉक्यूमेंट जब वो साइन कर दिए। यहां पर शिकस्त हुई है, लेकिन यहां पर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो गजा में जैसे उनको शिकस्त हुई, लेकिन उन्होंने शिकस्त मानी तो नहीं, बल्कि वहां पर तो जारियत जारी है, बावजूद इसके कि उन्होंने अपने कोई गोल्स अचीव नहीं किए। तो असल में यहां पर मकसद क्या है, यहां पर कौन सी प्ले बुक है जो यहां पर चलाई जा रही है? वो देखें, अगर यह बात इस्टेब्लिश हो जाए कि इजराइल हार गया है, यानी मुकम्मल जंगबंदी हो जाए, गजा में जंगबंदी हो जाए, मिडिल ईस्ट के अंदर ओवरऑल जंग रुक जाए, और यह बात इस्टेब्लिश हो जाए कि इजराइल को इसमें कोई अचीवमेंट नहीं हुई है, और यह बात इस्टेब्लिश हो जाए कि इजराइल तो इसमें हार गया है, तो फिर तो वो जो इक्वेशन है वो तो बाकायदा रीजन के अंदर इस्टेब्लिश हो जाएगी। तो अब जब उनसे पूछा जाता है कि तुमने तो कोई गोल्स अचीव नहीं किए, तो वो कहते हैं कि हम तो अभी भी हालत जंग के अंदर हैं,
गजा के बारे में उन्होंने यही चीज रखी हुई कि हम उनसे पूछा जाता है कि अभी तक तुमने अपने डिक्लेयर्ड गोल्स गजा में अचीव नहीं किए, तो आगे से वो कहते हैं कि हम तो अभी गजा में हालत जंग में हैं, अभी तो हतमी फैसला आना है। तो ईरान के हवाले से सीजफायर हो गया, ठीक है, और इजराइल को शिकस्त हो गई, लेकिन सिर्फ 48 आवर्स के अंदर अंदर उन्होंने दोबारा वही सूरत हाल शुरू कर दी कि नहीं अब दोबारा जंग हो जाएगी, अब ये हो जाएगा। यहां पर भी वो यही चाहते हैं कि ऐसी सूरत हाल रहे कि बस अब हमला हुआ, सुबह हुआ, शाम हुआ, ठीक है ना, कि हम हालत जंग में है, अभी हतमी नतीजा नहीं आया है। यानी उस शिकस्त को जो उनको हो गई है, जिसके तहत नई इक्वेशन स्टैब्लिश होनी है कि इजराइल इस रीजन की नाकाबिल तस्खीर पावर नहीं है, इसको रोकने के लिए अभी सिर्फ उनके पास ये आखिरी चीज रह गई कि हम तो अभी भी हालत जंग में हैं, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन जाहिर है कि नेतन्याहू के होते हुए यहां पर कोई अमन की उम्मीद नहीं। अब मैं आपके सामने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज रखता हूं, यानी अभी भी देखें ना बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल है, तो मैं सिर्फ एक चीज आपके सामने रखता हूं, ये बात आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह कर देगी कि क्या हम अमन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, इस रीजन की सबसे बड़ी जंग तो ईरान की जंग थी भाई, क्या तुर्की से लड़ना है? सबसे बड़ी जंग तो ईरान की जंग थी और वो हो गई। तो अब क्या मतलब हम अमन की तरफ बढ़ रहे हैं, बस अब मिडिल ईस्ट की जंगें खत्म हो गई हैं, क्या अब सारे मसाइल वो हल होने जा रहे हैं? तो मैं एक चीज आपके सामने रखता हूं जिसके बाद आपको अंदाजा होगा कि जब तक नेतन्याहू मौजूद है, जब तक ये ज़ानिस्ट प्रोजेक्ट मौजूद है, आप सोचे भी ना कि यहां पर कोई जंगें खत्म होने वाली हैं, बल्कि जंगें आ रही हैं, नए अंदाज के अंदर आ रही हैं, नई जंगें आ रही हैं, जंगें यहां पर नहीं रुकने वाली हैं। नाज़रीन, अब आप देखिए कि यित्ज़ाक रबीन ये एक इजरायली वज़ीर आज़म था, और ये वो वज़ीर आज़म था जिसने ओस्लो अकॉर्ड किया था। और ओस्लो अकॉर्ड जो है वो फ़लस्तीन और इजराइल के तनाज़े में आप कह लें कि एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और उसके बाद ऐसा लगा कि ये मसला बिल्कुल हल हो गया बिल क्लिंटन के दौर में, और वही बिल क्लिंटन जिन्होंने अभी ताज़ा तरीन ट्रंप के ऊपर तनकीद की है और नेतन्याहू के ऊपर। बिल क्लिंटन के दौर के अंदर ये ओस्लो अकॉर्ड हुआ, और जिसके बाद लगा कि अब ये मसला हल हो गया। गजा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो खोला गया, जिसमें अमीर कतर वहां पर पहुंचे और उन्होंने जाकर इफ्तिताह किया। नेल्सन मंडेला जो है वो तशरीफ ले गए। तो ऐसा लगा कि ये मसला हल हो गया है, ठीक है। फिर क्या हुआ? वो जो इजरायली वज़ीर आज़म है जिसने ओस्लो अकॉर्ड साइन किया था, उसको एक इजरायली ने ही मार दिया, ठीक है ना। और एक तकरीब में, जब तल अवीव के अंदर तकरीब हो रही थी और वहां पर रैली निकाली जा रही थी अमन की, तल अवीव के अंदर अमन की रैली निकाली जा रही थी कि देखो हमने मसला हल कर लिया, उस रैली के अंदर एक इजरायली ने अपने ही वज़ीर आज़म को मार दिया, किसी फ़लस्तीनी ने नहीं। और वो कौन था, किसने मारा और पीछे किसका हाथ था? खुद इजरायली ये कहते हैं, उनके हाई ऑफिशियल ये कहते हैं, उनके आला उहदेदारान ये कहते हैं कि इसके पीछे नेतन्याहू का हाथ था। अब मैं 3 हेडलाइंस आपके सामने रखता हूं। टाइम्स ऑफ इजराइल, लेबर चीफ मिशाइल रबिन वाज असैसिनेटेड विद नेतन्याहूज कोऑपरेशन। टाइम्स ऑफ इजराइल, अभी उनकी एक बड़ी पार्टी की सरबराह हैं और वो कह रही है कि वो असैसिनेशन नेतन्याहू का पीछे उसके हाथ था, नेतन्याहू ने इंसाइट किया। और जो वज़ीर आज़म की जो वाइफ है वो भी नेतन्याहू, उसी वक्त उसने नेतन्याहू के ऊपर इल्जाम लगाया था कि ये नेतन्याहू की वजह से हुआ। हम 90s की बात करें, 95 के अंदर ये ओस्लो अकॉर्ड हुआ है। हैरिस, नेतन्याहू हैज पेड नो प्राइस फॉर रबिन मर्डर, ही हैज प्रॉफिटेड फ्रॉम इट। नेतन्याहू ने उसका फायदा उठाया, उसे इसको फायदा हुआ और इसने कोई कीमत उसकी नहीं चुकाई। एक्स शिन बेट चीफ हेड्स एक्यूज नेतन्याहू ऑफ लाइंग अबाउट लेड अप टू रबिन असैसिनेशन। तो ये मैंने 2-3 हेडलाइंस रखी हैं कि वहां पर ये बात मानी जाती है कि इसके पीछे नेतन्याहू था। अब मुझे जरा ये बताएं कि जो शख्स ओस्लो अकॉर्ड को कबूल नहीं कर सका और उसने एक वज़ीर आज़म, अपने ही वज़ीर आज़म को मरवा दिया, वो यहां पर आपके साथ सीजफायर करने के लिए बैठा हुआ है? नहीं, जिसका ये बैकग्राउंड है वो सीजफायर करेगा। और ये जिस पार्टी का सरबराह है ना, लिकर्ड पार्टी, आपको पता है इसकी हिस्ट्री क्या है? इसके बारे में जो आइंस्टाइन है उसने खत लिखा था, ठीक है ना। ये जो बैन गोरियन है वो भी इसी पार्टी से था। आइंस्टाइन ने इस जो है ना पार्टी के हवाले से खत लिखा था कि इसको जो है वो बैन करना चाहिए, और ये फिर बैन हो गई थी, लेकिन फिर उसको दोबारा से बैन हटा दिया गया। और फिर जो नेतन्याहू का फादर है, ये वो जो फाउंडर थे ज़ानिज्म के, उसमें शामिल था। ज़ानिज्म के जो फाउंडर है उसमें नेतन्याहू का फादर जो वो शामिल था। तो नेतन्याहू के होते हुए और ज़ानिज्म के होते हुए भूल जाइए कि यहां पर कोई अमन होने वाला है। जंगें आ रही हैं, चाहे वो लेबनान की अभी जंग शुरू हो जाए, या यमन के साथ हो जाए, या शाम के अंदर जंग शुरू हो जाए, या ईरान के ऊपर दोबारा हमला हो जाए, जब तक नेतन्याहू और ज़ानिज़म मौजूद है यहां पर जंगें नहीं रुकने वाली। और दूसरी बात यह है कि 90s ही के अंदर नेतन्याहू ने एक प्लान बनाया, और उसके ऊपर फिर बाद में जॉर्ज बुश और जो सारा कुछ हुआ, वो प्लान क्या था? नेतन्याहू ने यह कहा कि जो 67 की वॉर हुई है अरब से, और जो हमने सारा इलाका ये कब्जे में ले लिया है, इसको हम अरब को वापस नहीं करेंगे, और जो गुलान हाइट्स भी ले ली हैं वो भी हम वापस नहीं करेंगे। और इसने कहा कि वो रियासतें
जो रेजिस्टेंस को सपोर्ट करती हैं, हम असल में उन रियासतों के पीछे जाएंगे और उन रियासतों को डिस्ट्रॉय करेंगे। ये 90s के अंदर नेतन्याहू का प्लान था और ये चीजें ऑन रिकॉर्ड है, मैं कोई अंदर की बातें आपके सामने नहीं रख रहा, ये आप सर्च करेंगे तो ये चीजें आपको मिल जाएंगी। नेतन्याहू ने यह प्लान बनाया कि जो रियासतें रेजिस्टेंस को सपोर्ट करती हैं हम उनके पीछे जाएंगे। मुअम्मर कज़ाफ़ी बहुत बड़े सपोर्टर थे रेजिस्टेंस के और वो कहते थे कि फलस्तीनी जो है वो अरब्स की फ्रंट लाइन है, फ्रंट लाइन स्टेट है। मुअम्मर कज़ाफ़ी के साथ क्या हुआ? सद्दाम हुसैन एक बड़े सपोर्टर थे, उनके साथ क्या हुआ? इस तरह बशार अल असद एक बड़े सपोर्टर थे और इसके साथ जो है वो यमन के साथ फिर क्या, अच्छा सूडान और सोमालिया से भी सपोर्ट आती थी, उनके साथ क्या हुआ? और आखिरी जो मुल्क था वो ईरान, तो ईरान के ऊपर इन्होंने ताजा तरीन हमला किया। तो ये वो 90s की स्ट्रेटजी है कि जो जो रेजिस्टेंस को सपोर्ट करता है अब हमने उनके, देखिए उन्होंने अरबों को तो एक तरह से उनके साथ जंगे करके उनको तो कमजोर कर लिया ना, और उनको अपने उनके साथ मुआहदे कर लिए कि भाई ठीक है इनकी आपस में जंगे नहीं होगी, जो ये रियासत थी। तो बाकी ये जो मुल्क बच गए थे वो इनके पीछे नेतन्याहू गया। और आप देखें वॉर ऑन टेरर में क्या तुक बनती थी कि इराक के ऊपर हमला किया जाए, और टोनी ब्लेयर ने अभी कुछ साल पहले स्टेटमेंट जारी की, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसने अपॉलॉजी की, माफी मांगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसने माफी मांगी कि मेरा फैसला सही नहीं था जो कुछ इराक में हमने हमला किया और इराक के अंदर जो वहां के सिविलियंस को जो कुछ सहना पड़ा। अब आप देखिए ना, इराक में सेक्टेरियन वायलेंस सहना पड़ा, मिलियंस ऑफ कैजुअलिटीज हैं इन पूरी वॉर एंड टेरर में, और इराक और शाम के लोगों को दाइश के नाम के ऊपर क्या कुछ नहीं देखना पड़ा। तो ये ईरान में भी तो यही करने जा रहे थे, ईरान में तो यही सेक्टेरियन वायलेंस ये करने जा रहे थे। तो ये कोई मामूली प्रोजेक्ट तो नहीं था और ये प्रोजेक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। शिकस्त के बावजूद अब आप जरा इतने धड़ल्ले के साथ और इतनी बदमाशी के साथ अभी ये गजा में जेनोसाइड कर रहे हैं, दोबारा कह रहे हैं ईरान के ऊपर हमला करेंगे। ठीक है, पहले फतह डिक्लेयर कर दिया, अब कह रहे हैं दोबारा जो है वो हमला करेंगे। तो इसलिए सिर्फ ये आज हिस्ट्री से थोड़ी सी बात आपके सामने रखने का मकसद ये है कि ये मसला हल नहीं होने वाला है जब तक ज़ानिज़म मौजूद है, जब तक नेतन्याहू मौजूद है। जंगों की बस आप तैयारी करिए, थोड़ा बहुत वक्फा हो सकता है लेकिन जंगें खत्म होने वाली नहीं है। अच्छा, अब बात यह है कि दो बड़े इवेंट्स इस वक्त हो रहे हैं आलमी सतह के ऊपर। अच्छा, आलमी जंग अभी टली नहीं है, आलमी जंग अभी टली नहीं है, वो आ रही है। अभी हम बस आलमी जंग यानी ये ईरान का जो मसला था, अगर सीज़फायर ना होता तो फिर हम इस फ्लैश पॉइंट से आलमी जंग में होते, लेकिन आलमी जंग तो इक़्तिदार की जंग है, तो यहां पर सीज़फायर हो जाने से भी इक़्तिदार का मसला तो हल नहीं हुआ, तो आलमी जंग आ रही है। अब इसकी सबसे बड़ी मिसाल देखिए, इस वक्त आलमी सतह पर दो बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, एक नेटो का इजलास, एक एससीओ की मीटिंग। नेटो ने 5% जो अपना बजट है, यानी हर स्टेट अपनी जीडीपी का 5% जो है वो नेटो में शेयर करेगी। ये नेटो की तारीख का बहुत बड़ा ये वाकया, यानी कोई 1% करता है, कोई उसे भी कम करता है, और ये डायरेक्ट जीडीपी का 5% जो है वो करने जा रहे हैं, यानी करीब कोई $1 ट्रिलियन ये बनते हैं जो इजाफा होने जा रहा है। अब मुझे बताइए कि ये तैयारी किसके खिलाफ हो रही है? $1 ट्रिलियन इजाफा होगा, ये तैयारी किसके खिलाफ हो रही है? नेटो ने किसके साथ जाकर लड़ना है? तो जाहिर बात है कि ये रशिया और चाइना ब्रिक्स के खिलाफ तैयारी है। अच्छा, अब नेटो का जो इलामी आया है उसमें उन्होंने कहा कि रशिया एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है नेटो के लिए और यूरोपीय यूनियन के लिए, और यूक्रेन के लिए मिलिट्री एड है वो हम जारी रखेंगे, ये नेटो का है। और 5% ये बहुत बड़ा वाकया, यानी असला इससे खरीदा जाए। $1 ट्रिलियन का क्या करना है जो इंक्रीज होगा, और ये जो 5% निकाला जाएगा, ये जो मुल्क हैं ये कहां से पैसा निकालेंगे? एजुकेशन से निकालेंगे, हेल्थ से निकालेंगे, वेलफेयर प्रोजेक्ट से निकालेंगे, वो सारा इधर असला खरीदा जाएगा। तो इसलिए ये मामला अच्छा, दूसरी तरफ जब एससीओ की मीटिंग हुई है, एससीओ की मीटिंग भी बड़ी गैर मामूली है। उसकी वजह यह है कि एससीओ नाज़रीन एक इकोनॉमिक अलायंस है, एक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है, ये मिलिट्री कॉर्पोरेशन नहीं है। तो यहां पर पहली बार यानी गैर मामूली तौर पर जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं तमाम एससीओ मेंबर्स के, वो पहुंचे हैं। यानी इसका डिफेंस और मिलिट्री से लेना देना नहीं है, यहां पर फॉरेन मिनिस्टर्स जाते हैं, इकोनॉमी से मुतालिक बात होती है। इसमें इस वक्त जो है वो डिफेंस मिनिस्टर्स पहुंचे हैं, और चाइना का मीडिया इसमें रिपोर्ट कर रहा है कि अब ये बहुत बड़ी तब्दीली एससीओ के अंदर आ रही है कि वो एक मिलिट्री अलायंस की तरफ भी शिफ्ट हो रहा है। तो ईरान, रशिया और चाइना के जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं उनकी गैर मामूली मुलाकात हुई है, ट्रायलेटरल। और इसके अलावा जो चाइना के डिफेंस मिनिस्टर हैं, चूंकि वो होस्ट हैं, तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर वहां पर पहुंचे हैं, बाकी मेंबरान पहुंचे, तो उनके साथ भी उनकी मुलाकातें हुई हैं। डिफेंस मिनिस्टर ऑफ चाइना, ईरान एंड रशिया आर करंटली होल्डिंग टॉक्स। चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर मीट्स विद द गेस्ट अटेंडिंग एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग। आगे जो चाइनीज मीडिया लिख रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी कि हम आलमी जंग की बात कर रहे हैं। अब जरा देखिए, ये मसला अभी खत्म नहीं हुआ है। अच्छा, चाइना के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं बेलारूस के साथ, ईरान, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, उनके साथ 1-on-1 मीटिंग उनकी हुई क्योंकि वो होस्ट है। अच्छा, आगे देखिए, यूनिलैटरलिज्म, यानी यूनिलैटरलिज्म से मुराद ये है कि अमेरिका की हेजेमनी, यूनिलैटरलिज्म एंड प्रोटेक्शनिज्म,
सर्जिंग। प्रोटेक्शनिज्म ये है जो ट्रंप ने अभी टैरिफ लगाया कि बस हम अपना करेंगे और बाकियों का जो भी हो, तो ये प्रोटेक्शनिज्म है। तो वो कह रहे हैं कि ये बढ़ रहा है दुनिया में, ठीक है। वाइल हेजेमोनिक, और हेजेमोनिक से मुराद भी इशारा अमेरिका की तरफ है, हाई हैंडेड एंड बुलिंग एक्ट्स सेवेरली अंडरमाइन द इंटरनेशनल ऑर्डर। बुलिंग एक्ट्स यानी बदमाशी वाले जो हरकत हैं, यानी जैसे इजराइल ने ईरान के ऊपर किया, जैसे अमेरिका जो लैंग्वेज इस वक्त इस्तेमाल कर रहा है दुनिया के ममालिक को सरेंडर करवाने के लिए, बुलिंग एक्ट्स, मेकिंग दीज प्रैक्टिसेस द बिगेस्ट सोर्स ऑफ क्योस एंड हार्म। ये दुनिया में बहुत बड़ा क्योस पैदा करने जा रहा है, और हम जो हैं डिफेंड करेंगे इंटरनेशनल फेयरनेस एंड जस्टिस को। अब देखें ना, मामला खत्म नहीं हो रहा है। मामला तो इंटरनेशनल ऑर्डर का था और अपनी हिफाजत का था, अपनी सोवरेनिटी का था। वो तो नहीं, इजराइल कह रहे दोबारा हमला करेंगे, और इंटरनेशनल ऑर्डर और यूनिलैटरलिज्म और बुलिंग, अपहोल्ड ग्लोबल स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी। अब ये लाइन जरा देखिए, स्ट्रॉन्ग रेडीनेस है हमारी, बहुत अगली सतह के ऊपर हम तैयार हैं टू कंसोलिडेट एंड डेवलप मिलिट्री कॉपरेशन। यानी जैसे नेटो में वहां पर 5% उन्होंने बढ़ा दिया, और ये एक गैर मामूली टर्निंग पॉइंट है, तो एससीओ के हवाले से भी टर्निंग पॉइंट है कि हम एक मिलिट्री कॉपरेशन बनाने के लिए तैयार हैं। आगे चाइनीज मीडिया, यानी सरकारी उनका मीडिया, द एससीओ इज नॉट अ मिलिट्री अलायंस। शंघाई कॉपरेशन कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है, इट इज मोर ऑफ द इकोनॉमिक अलायंस। ये तो एक इकोनॉमिक अलायंस है। हाउएवर, ताहम द सिचुएशन दैट हैज डेवलप्ड ओवर द पास्ट फ्यू मंथ इन द रीजन डेफिनेटली कॉल फॉर सिक्योरिटी कॉपरेशन अमंग एससीओ मेंबर स्टेट्स। लेकिन पिछले कुछ महीनों में जो सूरत हाल रीजन में डेवलप हो चुकी है, तो अब ये इस बात का तकाजा कर रही है कि जो एससीओ की मेंबर स्टेट्स हैं वो मिलिट्री और सिक्योरिटी कॉपरेशन की तरफ जाएं। तो उधर नेटो अपने आप को मजबूत कर रहा है, और अब ये एससीओ इकोनॉमिक अलायंस से बढ़कर मिलिट्री अलायंस में, और इसी तरह से ब्रिक्स भी, क्योंकि ब्रिक्स तो फिर इससे भी मतलब बड़े सतह की, लेकिन एससीओ बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यानी सेंट्रल एशिया, यानी कि ईरान, यानी कि पाकिस्तान, ये सारे मालिक हैं। तो एससीओ वो कह रहे हैं, यानी ये आप अंदाजा करें कि चाइना कितने बड़े फैसले कर रहा है। वो इकोनॉमिक अलायंस से बढ़कर एक मिलिट्री अलायंस में एससीओ को तब्दील करने जा रहा है। तो ये जो है वो सारे जारी बात है कि दो बड़े वाकयात हैं, और उधर मैंने आपको मिसाल दे दी कि इजराइल रुकने वाला नहीं है, इजराइल कोई अमन मुआहिदा कबूल नहीं करेगा। तो यहां पर जो आलमी सतह के ऊपर लड़ाई है वो भी खत्म होने वाली नहीं है। अब जो ईरान की जंग है उसके हवाले से वो कह रहे हैं दोबारा शुरू हो सकती है। पहले तो इजराइल से जो बयानात आ रहे हैं उसको जरा देखिए। ट्रंप का बयान मैंने आपके सामने रखा, जरा इजराइल से 2-3 बयानात देखिए। नेतन्याहू, वी बिलीव इट वाज इंपॉर्टेंट टू डिस्टेबलाइज द इरानियन रिजीम। ईरानियन रिजीम को डिस्टेबलाइज करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, एंड वी डिड इट एट द टाइम अवेलेबल टू अस। और जितना हमारे पास टाइम था हमने ईरानियन रिजीम को डिस्टेबलाइज किया है। बट द कू मस्ट कम फ्रॉम विद इन। ये अभी कुछ देर पहले इसकी स्टेटमेंट है, यानी कि ये इस रीजन की कौमें और खासकर जो ईरानियन कौम है जो इस रीजन में इस प्रोजेक्ट के खिलाफ आखिरी चट्टान है। लेबनान, शाम, इराक, लीबिया, अफगानिस्तान सबके पर उन्होंने हमला किया है, यमन, सबको डिस्टेबलाइज किया है। इस मंसूबे को रोकने के लिए आखिरी चट्टान इस रीजन में ईरान है। आप मुझे बताइए हम किस टाइम के अंदर हैं और किन लोगों के साथ लड़ाई हो रही है। नेतन्याहू ये बयान जारी कर रहा है कि हमने पूरी कोशिश की है ईरानियन रिजीम को डिस्टेबलाइज करने के लिए, लेकिन अंदर से जो है वो कू होना चाहिए। ईरानियन फौज जो है वो ईरानियन गवर्नमेंट का तख्ता उलट दे, ठीक है। तो ये इसका बयान है, और इससे बिल्कुल वाज़ेह है कि मकसद ईरानी रिजीम को गिराना था, जिसमें इजराइल को शिकस्त हो गई, अमेरिका को शिकस्त हो गई है, और अब ये दोबारा इस तरह की धमकियां लगा रहे हैं और दोबारा हमले की बात कर रहे हैं। इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री, द आर्म्स रेस, असले की दौड़, हैज बिगन इन प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग कॉन्फ्लिक्ट विद ईरान। दोबारा से असला जमा किया जा रहा है और ईरान के साथ दोबारा जंग होने जा रही है। इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री। अच्छा, अब आप देखें ना कि जापान और अमेरिका में जंग हुई, जापान को शिकस्त हो गई, तो उसके बाद भी क्या जापान कह रहा था कि हम जो है वो, यानी अमेरिका ने फतह डिक्लेयर कर दी, तो क्या दोबारा वो कह रहा था जापान पर हमला करेंगे? तो भाई इजराइल ने अगर फतह डिक्लेयर कर दिया तो दोबारा ईरान के ऊपर हमला क्यों करने जा रहा? ईरान तो नहीं करने जा रहा, तो फिर इजराइल क्यों बार बार कह रहा है भाई जब अब शिकस्त दे दी है तो फिर दोबारा हमला क्यों करना है? अच्छा, अब ईरान से इस सब का जवाब आ रहा है। ईरान ये कह रहा है द ज़ायनिस्ट एंटिटी विल फेस अ डिसाइसिव एंड रेजोल्यूट रिस्पांस इफ इट रिपीट्स इट्स एग्रेशन। भरपूर जवाब हम देंगे, डिसाइसिव जवाब देंगे। आवर आर्म्ड फोर्सेस आर एक्टिंग विद द अटमोस्ट कॉशन एंड रेडीनेस। हम पूरी तरह से तैयार हैं, एहतियात बरत रहे हैं, और द प्रॉमिस ऑफ द ज़ायनिस्ट एंटिटी कैन नॉट बी ट्रस्टेड एंड वी मस्ट बी एक्सट्रीमली विजिलेंट इन द कमिंग डेज। ईरान भी ये कह रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा वाकया हो सकता है। ईरानियन इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री, द सिजेशन ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन डज नॉट मीन द एंड ऑफ हॉस्टाइल एक्शंस।
अगर जंगबंदी हो भी गई है तो यह नहीं कि हॉस्टाइल एक्शंस का खात्मा हो गया है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो उन्होंने यूरोप की जो 3 पावर्स हैं, बर्तानिया, फ्रांस, जर्मनी, उनके खिलाफ बयान जारी करते हुए कहा है कि दे हैड लॉस्ट द मॉरल एंड लीगल स्टैंडिंग फॉलोइंग द ज़ायनिस्ट मिलिट्री एग्रेशन। इन्होंने हमारे पर हमला किया इजराइल ने, और ये यूरोपियन पावर्स इन्होंने कोई कंडेम नहीं किया, इनकी मॉरल और लीगल स्टैंडिंग खत्म हो चुकी है। और फिर उन्होंने कहा कि अमेरिकन प्रेजेंस इन द रीजन ओनली लीड्स टू इनसिक्योरिटी। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर, मसला खत्म नहीं हुआ है। ईरान का आज फिर बयान है कि अमेरिका की प्रेजेंस ही असल यहां पर इंस्टेबिलिटी की वजह है, इनसिक्योरिटी की वजह है, यही इजराइल को बैक करता है, जिसकी वजह से वो ये सारा अग्रेशन कर रहा है। और ईरान के सदर ने कहा है कि वी सपोर्ट अ रीजन फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। अब ईरान इसके ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं कि ईरान अब इस बात के ऊपर आ रहा है कि भाई पूरा रीजन न्यूक्लियर फ्री होगा, अगर हमसे मनवाना है तो फिर पूरा रीजन न्यूक्लियर फ्री होगा। तो ये उनका मुतालबा है। और एनबीसी मीडिया लिख रहा है कि इजरायली मिलिट्री फेसेस की वेपनरी शॉर्टेजेस। इजराइल को शदीद इस वक्त असलहे का वो कमी का शिकार है। और हिजबुल्लाह की स्टेटमेंट देखिए, हिजबुल्लाह हेल्स ईरान विक्ट्री एज न्यू फेज अगेंस्ट इजरायली यूएस हेजेमनी। बिल्कुल ये एक नया फेज है जिसको इजराइल मानने के लिए तैयार नहीं, और इससे वो झुटला सिर्फ इस बात के साथ रहा है कि हम तो हालत जंग में हैं। नया फेज इस वक्त लागू हो चुका है और इजराइल और अमेरिका की हेजेमनी चैलेंज हो चुकी है, लेकिन वो सिर्फ इस बात से झुटला रहे हैं कि हम तो अभी हालत जंग में हैं, अभी तो हतमी फैसला आया ही नहीं है, लेकिन उनको शिकस्त हो चुकी है। और ट्रंप ये कह रहा है कि स्टीव विटकॉफ ने मुझे बताया है दैट एग्रीमेंट रिगार्डिंग गाजा इज वेरी क्लोज। तो ये स्टेटमेंट्स मैं आपके सामने रख रहा हूं। और यूएई के प्रेसिडेंट जो है वो दोहा पहुंचे हैं, कतर का विजिट कर रहे हैं। असल में जो खलीजी रियासतें हैं वो इस वक्त उन्होंने अपनी पॉलिसी बना रहे हैं कि आगे क्या करना है, और वो बस इस बात को भी इंश्योर कर रहे हैं कि दोबारा कभी इस तरह का हमला ना हो, ठीक है ना, क्योंकि जाहिर बात है कि ये अपने यहां इस तरह के हमले अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इनको सही डायरेक्शन में फैसले करने हैं। अगर ये किसी गलत डायरेक्शन में फैसले करेंगे तो मामला गड़बड़ होंगे। सही फैसला यह है कि अमेरिका को रोकें कि वो दूसरे मुल्कों के ऊपर आकर जो है वो हमला ना करे। ये कोई लॉजिक नहीं है कि अमेरिका दूसरे मुल्कों के ऊपर हमला करता फिरे और अमेरिकन बेसिस के ऊपर अटैक हो तो ये रियासत कहेंगे हमारे ऊपर अटैक हो गया। ये एक इल्यूजन होगा, ये सही डायरेक्शन ही है हकायक को देखने की, तो इससे मसला हल नहीं होगा। तो सही डायरेक्शन में चीज़ों को देखने की जरूरत है। तो ये बहरहाल दौरे भी हो रहे हैं, बातें भी हो रही हैं, और दोबारा से जंग की खबरें भी चलना शुरू हो गई हैं। और मैंने आपको हिस्ट्री से भी बता दिया कि मसले हल नहीं होंगे, और आलमी सतह के ऊपर भी वो आलमी जंग की तैयारी जारी है। और 3 फ्लैश पॉइंट्स हैं, ताइवान, ये मिडिल ईस्ट और यूक्रेन, ये 3 फ्लैश पॉइंट्स हैं जहां से आलमी जंग छिड़ सकती है। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राज लगा करें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।